नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विशेष अपील से। आखिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से देशवासियों को सोने न खरीदने की अपील की। मई 2026 का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज किया जा रहा है। पश्चिम एशिया के आसान गलियारों, विशेष रूप से ईरान और अमेरिका के बीच गहराते सैन्य तनाव ने एक ऐसा शॉक वेव पैदा किया है जिसकी तपिश भारत की दहलीज तक पहुंच गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो वैश्विक कच्चे तेल की जीवन रेखा है, वहां पैदा हुए गतिरोध ने कच्चे तेल की कीमतों को महज कुछ ही दिनों में $70 से $126 प्रति बैरल तक पहुंचा दिया है। भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 85% तक विदेशी तेल पर निर्भर है, इस समय एक दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ आसमान छूती कीमतें विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से कम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों पर बढ़ता वित्तीय बोझ राजकोषीय स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक आर्थिक नीतियों से हटकर एक नया प्रतिमान पेश किया है। 10 मई 2026 को तेलंगाना की धरती से राष्ट्र के नाम उनके 7 आह्वान केवल सरकारी सुझाव नहीं है, बल्कि यह आर्थिक देशभक्ति का एक ऐसा मॉडल है जो संकट के समय में आम नागरिक को उपभोक्ता से योद्धा में बदल देता है। यह भूमिका स्पष्ट करती है कि कैसे व्यक्तिगत संयम, सामूहिक त्याग और स्वदेशी के प्रति समर्पण के माध्यम से भारत इस वैश्विक आर्थिक चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी कर रहा है। इन 7 आह्वानों को विशेषज्ञों ने संकट के समय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल के रूप में देखा है। यदि हम इन आह्वानों की बात करें तो पहला है, आवागमन में ईंधन की बचत के लिए कंपनियों और कर्मचारियों को फिर से दूरस्थ कार्य पद्धति अपनाने का सुझाव दिया गया है। वही दूसरा अपील है, विदेशी यात्रा पर रोक, जहां विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए कम से कम 1 साल तक गैर जरूरी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को टालने की अपील की गई है। तीसरा, सोने की खरीद में देरी। भारत में सोने का आयात विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो का एक बड़ा कारण है। प्रधानमंत्री ने शादियों के लिए भी सोने की खरीद को 1 साल तक टालने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही ईंधन संरक्षण के लिए निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी छुट्टियों के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों को चुनने का सुझाव दिया है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इसके साथ ही घरेलू आयोजन के लिए विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग के बढ़ते चलन को रोकने और शादियों को भारत में ही संपन्न करने की अपील की गई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री का यह दृष्टिकोण केवल बचत के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह विदेशी मुद्रा की बचत को देशभक्ति के साथ जोड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीति आयोग की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की। नीति आयोग भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। इसके लिए आयोग समय समय पर विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट जारी करता है, जो राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी नीति आयोग की प्रमुख रिपोर्टों की विस्तृत जानकारी दी गई है। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को उसके स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के आधार पर तैयार की जाती है, जहां स्वास्थ्य परिणाम, इसमें नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात और टीकाकरण कवरेज जैसे 24 पैरामीटर शामिल है। इसके साथ ही शासन और सूचना, जिसमें प्रमुख पदों पर अधिकारियों का कार्यकाल और डेटा की सटीकता देखी जाती है। साथ ही प्रमुख इनपुट प्रक्रियाएं शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता और जन्म पंजीकरण का स्तर देखा जाता है। अगर हम बात करें बड़े राज्यों की, तो इसमें केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना अक्सर शीर्ष पर रहते हैं। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम,
त्रिपुरा का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार दिखाया है। शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। यह सूचकांक रटने की संस्कृति के बजाय सीखने की परिणामों पर केंद्रित है। वही हम बात करें इसके मानकों की तो इसमें शामिल है, इसके साथ ही पहुंच और समानता में स्कूल में नामांकन की दर, ड्रॉप आउट रेट और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समानता को देखा जाता है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा और सुविधाएं शामिल है, जिसमें स्कूलों में कंप्यूटर लैब, लड़कियों के लिए अलग शौचालय और बिजली जैसी सुविधाओं को देखा जाता है। और इसके साथ प्रशासनिक प्रक्रियाएं शामिल है, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और स्कूलों का डिजिटल मूल्यांकन शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। नीति आयोग देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान करता है और वहां वास्तविक समय प्रगति की निगरानी भी करता है। स्वास्थ्य और पोषण की यदि हम बात करें तो इसमें संस्थागत प्रसव, बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने पर ध्यान दिया जाता है। वही शिक्षा की बात करें तो इसमें स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और छात्रों के सीखने के स्तर पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स यह भी दर्शाती है कि भारत के राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग की इन रिपोर्टों का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि अब राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। सरकारें अब केवल बजट आवंटित नहीं करती, बल्कि रिपोर्ट के डेटा के आधार पर उन क्षेत्रों में काम करती है जहां वे पिछड़ रही है। यदि केरल स्वास्थ्य में अच्छा कर रहा है तो नीति आयोग उस मॉडल को बिहार या मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के विशेष दिन की खबरों की। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भारत ने अपनी तकनीकी संप्रभुता को अंतरिक्ष तक विस्तारित करने की घोषणा की है। बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल और एआई फर्म सर्वम ने मिलकर भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित करने की साझेदारी की है, जिसका नाम पाथफाइंडर रखा गया है। पाथफाइंडर उपग्रह पारंपरिक उपग्रहों से इस मायने में भिन्न है कि यह केवल चित्र कैप्चर ही नहीं करेगा, बल्कि उनमें मौजूद डेटा का विश्लेषण अंतरिक्ष में ही करेगा। इसमें डेटा सेंटर ग्रेड जीपीयू लगाए जाएंगे, जो अंतरिक्ष में ही एआई मॉडल का प्रशिक्षण और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होंगे। इस तकनीक के लाभ की बात करें तो कच्चे डेटा को पृथ्वी पर भेजने और फिर विश्लेषण करने के बजाय सीधे परिणाम प्राप्त होंगे। पृथ्वी पर डेटा सेंटर भारी बिजली की खपत करते हैं, जबकि अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा की प्रचुरता इस समस्या का समाधान करती है। भारत का अपना एआई मॉडल अंतरिक्ष में चलने से विदेशी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम होगी। यह मिशन 2026 की चौथी तिमाही तक लॉन्च होने की उम्मीद है और यह रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खबरों में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।